रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि बिल्डिंग प्लानिंग किसे कहते हैं, उसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन या उसके अवयवों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने चर्चा किया जो आपको परमिशन या अथॉरिटी द्वारा लेते समय जो सबमिट करने की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। इस भाग में जब हम आएंगे तो हम बाई लॉज को डिटेल में चर्चा करेंगे। यद्यपि हम पिछले भाग में भी बाई लॉज के कुछ सेक्शंस को पढ़े थे, मसलन कि भवनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उसके सब डिविजन्स के बारे में देखा था। हमने यह देखा था कि भवन जो हमारे पास हैं वो ABCDEFGH तक कैटेगराइज्ड हैं, उनके बारे में हमने चर्चा किया था। अभी इस भाग में हम बाई लॉज को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाई लॉज एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, किसी भी शहर या कस्बे के व्यवस्थित विकास के लिए वहाँ की जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है, वो कई सारी बैठकें करके कई सारी बातों को ध्यान में रख के नियम बनाती है कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य किए जाएंगे वह कम से कम उन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। इससे कई सारी सुविधाएं होती हैं और ये न सिर्फ व्यवस्था मेंटेन करने के लिए अथॉरिटीज़ या हमारे प्रशासन को मददगार साबित होती हैं, बल्कि वो जो भवन निर्माण कार्य कर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी सुविधाजनक होती हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूं कि अगर बिजली और पानी की व्यवस्था के हिसाब से ही आपको भवन निर्माण करना है तो आपके लिए ही वो सुविधाजनक है, क्योंकि वो बड़े आसानी से ये मूलभूत व्यवस्थाएं आपको मिल पाएंगी। मतलब सुअर लाइन और बाकी डिस्पोजल सिस्टम के पास अगर आप उस अथॉरिटी के दिए गए निर्देशों के हिसाब से निर्माण करेंगे तो आपके घर से निकलने वाला सुएज भी आसानी से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने लिए भी समस्या क्रिएट करते हैं, साथ ही उस पूरे क्षेत्र पे आपका ख़राब असर पड़ता है। मसलन आपके द्वारा इस्तेमाल करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं, हो सकता है कि वो उस क्षेत्र में ठीक न लग रहा हो। अगली बात अगर हम देखेंगे तो निर्माण कार्य को सुरक्षित, सुविधाजनक और उपयोगिता बढ़ाने के लिए मानक जो बनाए गए हैं वो आपके लिए भी मददगार होते हैं। साथ ही साथ प्रशासन को भी वहाँ पे व्यवस्था मेंटेन करने में ये काफ़ी मदद करते हैं। तो हमें कुल मिलाकर कोशिश यह करनी चाहिए कि जो भी बाई लॉज हमारे लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा बनाए गए हैं उनका हम विशेष ध्यान रखें और उसके हिसाब से निर्माण कार्य को अंजाम दें। जैसे अलग अलग शहरों में, बड़े शहरों में आपके पास विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके भी कुछ नियम हो सकते हैं। तो इन सभी नियमों का ध्यान में रख करके ही हमें कोई भी निर्माण कार्य करना चाहिए, भवन का निर्माण करना चाहिए। कुछ तकनीकी शब्द हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे जो आपके बिल्डिंग प्लानिंग में और बाई लॉज में कई बार वर्डित होंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एबट जो पहला पॉइंट हमने लिखा है, ये आपके भवन की वो बाहरी दीवार है जो बगल से निकलने वाली गली या रास्ते के समीप होती है, उसको एबट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठीक बात नहीं है कि आपके भवन का काफ़ी सारा हिस्सा एबट हो, काफ़ी दीवारें जो आपके भवन की हैं वो गली के समीप हों। कम से कम कुछ सेटबैक हमें रखना चाहिए, बनाना चाहिए। बैल्कनी की बात अगर हम करें तो बैल्कनी एक प्रोजेक्शन होता है स्लैब का, जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि रेलिंग लगाने के बाद उस क्षेत्र को हम बैठने के लिए और रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वह बैल्कनी एक ऐसी जगह बन जाती है जिस पे हम काफ़ी सारा समय बिताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ़ हवा और सूर्य की रोशनी मिलती है। बारिश के सीज़न में आपको बारिश की फुहार भी वहाँ पे मिलेगी थोड़ी बहुत, जबकि ऊपर शेड का व्यवस्था किया जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ ऐसे फर्नीचर्स बालकनी में रखे होने चाहिए जिन पे मौसम का बहुत ज़्यादा असर न पड़ता हो। तो कुल मिलाकर के बालकनी से मतलब ये है कि यह एक ऐसा प्रोजेक्टेड स्लैब होता है, रूफ़ का ही हिस्सा होता है। आपके जो फ्लोर है, अगर आप प्रथम तल पर हैं तो जो प्रथम तल का जो छत है वही बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, उस पर हम रेलिंग लगा देते हैं और उसको हम जब इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि हम वहाँ पे बैठ कर के चाय पी सके, मौसम का आनंद ले सके, तो वो बैल्कनी की श्रेणी में आ जाता है। बरसाती की अगर हम बात करें तो ये आपके छत पर जो सबसे टॉप फ्लोर है उस पर एक कमरे जैसा हो सकता है
जिसको कई बारी लोग स्टोर की तरह इस्तेमाल करते हैं, या सबसे बेहतर है कि आप उसको अपने फ्री टाइम में जब रिक्रिएशन करना हो, जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना हो, तो आप इस बरसाती का इस्तेमाल करिए, क्योंकि छत काफ़ी खुला होता है, वहाँ पर आपको साफ़ हवा, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बरसाती के साथ आप चाहें तो टॉयलेट अटैच कर सकते हैं, या कई बारी बिना अटैच टॉयलेट की भी बरसाती बनती है। यह एक कमरा ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें इसका इस्तेमाल रेगुलर नहीं होता है, ये कभी जब आपको रिलैक्स करना हो या किसी विशेष प्रावधान के तहत आपको इस्तेमाल करना हो तब आप इसको यूज़ करते हैं। बेसमेंट की बात करें अगर, तो बेसमेंट आपके भवन का सबसे निचला हिस्सा होता है, कह सकते हैं कि सबसे निचला तल होता है। कई बारी ये पूर्ण रूप से ज़मीन के अंदर होता है, और कई बारी ये पार्टली यानी कुछ अंश इसका ज़मीन के मतलब जो आसपास आपके ज़मीन का स्तर है उससे नीचे और आधा ऊपर हो सकता है। तो बेसमेंट से तात्पर्य यह है कि ये पूर्ण रूप से आपका ज़मीन के स्तर से ऊपर नहीं होता, ये नीचे ही होता है, पार्टली हो या कम्प्लीटली हो। बिल्डिंग लाइन की अगर हम बात करें तो इसको सरल भाषा में सेटबैक या फ्रंट बिल्डिंग लाइन भी कहते हैं। नियम यह कहता है, अथॉरिटीज़ ये निर्धारित करती हैं, ये बिल्डिंग लाइन निर्धारित करती हैं जिसके आगे आपको रोड की तरफ कोई निर्माण कार्य नहीं करना है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, सेटबैक का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँगा। जैसे विलेज रोड है तो बिल्डिंग लाइन अमूमन 9 मीटर होती है। ये नापी कहाँ जाती है, ये रोड के सेंटर लाइन से नापी जाती है। जैसे अगर ये रोड है तो इसका कहीं ये सेंटर लाइन होगा तो यहाँ से नापी जाएगी 9 मीटर। तो ये जो लाइन है, भवन निर्माण आपको, भले ही आपने प्लॉट खरीदा है लेकिन भवन आपका जो मेन बिल्डिंग होना चाहिए वो यहीं पर होना चाहिए, इससे आगे अलाउड नहीं होता, इससे आगे आपको अनुमति नहीं होती कंस्ट्रक्शन करने की। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, हम ये रोड में आपको बता चुके हैं कि ODR MDR क्या होता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए भी 9 मीटर है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट रोड, ये अमूमन क्या करते हैं, एक तहसील से दूसरे तहसील को, एक कस्बे से दूसरे कस्बे को जोड़ती है। कई बारी ये जो आपका स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवेज़ है, इसमें भी आपको कनेक्ट करने में मदद करती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क हो जाती है। ध्यान में यह रखा जाना चाहिए कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के सेंटर लाइन से 15 मीटर पीछे ही आपका निर्माण कार्य होना चाहिए। वहीं जब आप नेशनल या स्टेट हाईवेज़ की बात करते हैं तो रोड के सेंटर लाइन से 30 मीटर बाद आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य होना चाहिए। आपके भवन का निर्माण या आपकी जो दीवार है आपके मूल भवन की, वो 30 मीटर पीछे ही बननी चाहिए, बनी होनी चाहिए। तो ये बिल्डिंग लाइन की बात हो गई। कवर्ड एरिया की बात करें कि मतलब आपका जो प्लॉट है उसमें कितना प्रतिशत आप निर्माण कार्य करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ नियम है हमारे पास, थंब रूल है। जैसे अगर कोई ऐसा प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 200 स्क्वायर मीटर या उससे कम है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सिर्फ 60% एरिया ही आप निर्माण कार्य करके कवर कर सकते हैं, 40% एरिया आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, ये नियम कहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाने। अब उस खाली एरिया में आप क्या करेंगे, आप लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। खाली छोड़ देंगे तो वहाँ पर आपको और भी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, रिक्रिएशन के लिए, बच्चों के लिए आप प्ले एरिया बना सकते हैं। अगर कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो पार्किंग, कुछ हद तक पार्किंग का भी वहाँ पे आप उसको पार्किंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यद्यपि कमर्शियल बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो उसमें पार्किंग की पृथक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। वहीं अगर आपका जो क्षेत्रफल है 200 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक है, तो आप जो कवर्ड एरिया रख सकते हैं, मतलब निर्माण कार्य से जो क्षेत्रफल आप कवर कर सकते हैं वो 50% ही है। मसलन अगर आपने 300 स्क्वायर मीटर एरिया में कोई निर्माण कार्य किया तो आप सिर्फ 150 स्क्वायर मीटर में ही आप दीवारें खड़ा करके वहाँ पे कमरे वगैरह बना सकते हैं। बाकी जो 150 स्क्वायर मीटर है आपको उसको खाली छोड़ना पड़ेगा, अनिवार्य है। वहीं अगर 501 स्क्वायर मीटर से 1000 स्क्वायर मीटर तक है तो आप सिर्फ 40% एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो आपको लगभग 33.5% एरिया आपको कवर करनी है, बाकी एरिया को आपको खाली छोड़ना है। तो कवर्ड एरिया का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और कोई भी निर्माण कार्य आप करते हैं, अगर अथॉरिटीज़ की परमिशन लेकर के आपको करना है, जो करना ही चाहिए,
तो वहाँ पर आप नॉर्मल जो हम रिहायशी भवन बनाते हैं 200 स्क्वायर मीटर से अगर कम है तो 60% से ज़्यादा कवरेज हमें नहीं देना चाहिए। ये हमारे लिए भी सुविधाजनक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ही ये किया जाना चाहिए। हमारे घर के सामने अगर लॉन है, थोड़े पेड़ पौधे लगे हैं, अच्छी घास लगी है, बैठने की जगह है, तो हमारे लिए ही वो सुविधाजनक है। इसलिए सुविधाजनक है कि खाली टाइम में हम वहाँ पे एक अच्छा समय क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मौसम का भी आनंद ले सकते हैं। फ्लोर एरिया की बात करें तो प्लिंथ एरिया में से जो दीवारों की एरिया को माइनस कर देते हैं वही हमारी प्लिंथ एरिया फ्लोर एरिया हो जाती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है फ्लोर एरिया रेशियो। ये क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया को डिवाइड कर देते हैं टोटल प्लॉट की एरिया से। मसलन अगर 100 स्क्वायर फीट आपने प्लॉट लिया है और उसमें जो भवन बनाया है आपने 60 स्क्वायर फीट बनाए हैं, तो जो FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो हो जाएगा वो 60/100 हो जाएगा और इंटू 100 कर देंगे तो ये लगभग 60% आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है कि जितना फ्लोर एरिया है, मतलब दीवालों के एरिया को माइनस करने, प्लिंथ एरिया में से दीवालों के एरिया माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका फ्लोर एरिया बचेगा। फ्लोर एरिया को टोटल प्लॉट की साइज़ से, प्लॉट की एरिया से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो प्रतिशत जो निकल के आएगा उसी को आप फ्लोर एरिया रेशियो कहते हैं। अब बात आती है हाइट ऑफ बिल्डिंग की। किसी भी भवन की ऊंचाई क्या होती है, तो ये कहाँ से नापी जाती है, ये आपका ज़मीन यानी कि भू स्तर से, ज़मीन के स्तर से आपके टॉप फ्लोर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ से नापी जाती है। इसको हम हाइट ऑफ बिल्डिंग कहते हैं। अब देखिए कुछ और भी मानक है जिनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमारी सुविधा के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण रखने के लिए भी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मैंने चर्चा करना चाहा है डिस्टेंस बिटवीन पावर सप्लाई वायर्स। मतलब आपका भवन है, घर है, मकान है, तो उसके साथ बिजली की व्यवस्था मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकारों की है, हमारे लोकल अथॉरिटीज़ की है, जिसके लिए वो क्या लगा रखे होंगे, आपके इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रिक पोल लगा रखे होंगे। तो उस पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से या इलेक्ट्रिक लाइन जो केबल लगी हुई है, जो वायर लगे हुए हैं, उससे आपके बैल्कनी चूँकि आपके घर के बाहर प्रोजेक्टेड हैं, तो बैल्कनी को मैं मान लेता हूँ कि सबसे बाहरी सिरा होगा आपके भवन का। तो जो इलेक्ट्रिक पोल है उससे आपके बैल्कनी के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, या हॉरिजॉन्टल दूरी या वर्टिकल दूरी। अगर कोई वायर यहाँ से गुजरा है, आपकी बैल्कनी यहाँ पर है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ नियामक है, कुछ नियम है। अब देखिए ये कोई स्ट्रीट है, ये रास्ता है, दोनों तरफ ये मकान बने हुए हैं, आपको क्लियरली इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये आपको इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और यहीं से कनेक्शन आपके घरों को भी जा सकता है अलग अलग व्यवस्था के तहत। अब देखिए आपका सबसे बाहर का प्रोजेक्टेड एरिया यही है। अगर मैं इसको बैल्कनी मानूं तो बैल्कनी से इस पोल के जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। ये आपको समझने की आवश्यकता है। कई बारी ऊंचाई के लिए भी आप देख सकते हैं, ऊंचाई भी आपका 1.2 मीटर के आसपास होना चाहिए। जब इसमें वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.2 मीटर। इसको मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। अगर ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल है और इसी में तीनों लाइव वायर गए हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आपका बैल्कनी है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ अगर ये आपकी बैल्कनी है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर होना चाहिए और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो बहुत बेहतर है, काफ़ी बढ़िया बात है। तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई बारी क्या होता है कि जो वायर हमारे इर्द गिर्द जा रहा है उसमें कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कितना पावर है उसमें, इस पे भी डिस्टेंस का निर्धारण किया जाता है, जिसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे रखने की कोशिश की है। अगर लो या मीडियम आपके पास वोल्टेज है तो वर्टिकल डिस्टेंस 2.5 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.2 मीटर तक चल जाएगा। अगर हाई वोल्टेज है, 11,000 वोल्ट से ज़्यादा है, तो उसमें 3.7 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस और 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस न्यूनतम होना चाहिए। और जब वोल्टेज बढ़ता रहता है तो ये दूरी और भी बढ़ जाती है। बाईलॉज की बात करें, अब हम अलग अलग भवनों के लिए अलग अलग जो नियम बने हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। देखिए अगर ये हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं,
हैबिटेबल रूम का मतलब है आपका बेडरूम, ड्राइंग रूम। इनके बारे में क्या होना चाहिए, जो इनका कारपेट एरिया होना चाहिए वो 9.5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो नियामक तय किए गए हैं अथॉरिटीज़ ने कई सारे व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर, उसके बाद कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, उसको रिजॉल्व करने के बाद, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये नियामक तय किए हैं। तो अगर इन नियमों के आधार पर आप भवन निर्माण करते हैं तो ये आप ही के लिए सुविधाजनक होगा। जो ये कारपेट एरिया पूरे कमरे की निर्धारित की गई 9.5 स्क्वायर मीटर, ये ध्यान में रखा गया है कि इसमें आपका डबल बेड आ जाए, एक जो स्टडी टेबल आ जाए, ड्रेसिंग टेबल आपकी रह सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये एरिया का निर्धारण किया गया है। विड्थ 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और जो ऊंचाई आपके कमरे की होनी चाहिए वो 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए है, आपके हैबिटेबल रूम या ऐसे कमरों के लिए जहाँ पे आप काफ़ी सारा समय गुजारते हैं, जिसका एक सरल उदाहरण है आपका बेडरूम। वहीं अगर किचन की बात करें तो किचन में जो कारपेट एरिया, टोटल एरिया जो आपके पैरों के नीचे होगा वो 5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किचन का विड्थ 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और ऊंचाई 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये किचन का एरिया आप देख रहे हैं कम है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी होती हैं जिनका विड्थ या जिनका एरिया ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप डबल बेड रख रहे हैं तो 6 फीट बाई 6 फीट यानी 36 स्क्वायर फीट आपका बेड ही कवर कर लेता है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं रखनी है किचन में। सिर्फ आपको क्या रखना है, सेल्फ रखना है और बाकी सारी चीज़ें आपको बेसिन वगैरह प्लेस करनी है। उसके साथ एक गैस स्टोव रखना है, थोड़ी स्टोरेज की जगह किचन में चाहिए, तो उसके लिए ये एरिया 5 स्क्वायर मीटर एरिया पर्याप्त होती है। वहीं अगर बाथरूम की बात करें जो आपके घर के अंदर बना हुआ है तो उसका कारपेट एरिया 1.8 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। विड्थ 1.2 मीटर और हाइट यहाँ पर थोड़ा ऑल्टर किया गया है। आप पहले देख रहे थे कि नॉर्मल 2.75 मीटर था आपके किचन और बेडरूम के लिए, बट यहाँ पर 2.10 मीटर है। इसमें सुविधा एक और हमें मिल जाती है कि अगर हम मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बना रहे हैं, तो अगर नॉर्मल फ्लोर से एक टॉयलेट या बाथरूम का जो हाइट है उसको कम रखेंगे तो जो मार्जिन है यानी कि 2.75 से ये 0.10 जो माइनस कर दिया 0.65 मीटर्स जो एडिशनल हमारे पास वर्टिकल डिफरेंस मिला, इसमें हम इंडियन स्टाइल का पैन सीट आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो यह एक सुविधा होती है। साथ ही जो ये न्यूनतम क्षेत्रफल जो निर्धारित किया गया है बाथरूम का, वो इस बात को ध्यान में रख के किया गया है कि इसमें आपका बाथ टब आ जाए, आपकी बेसिन लग जाए, फिर टॉयलेट सीट या पैन सीट जो है वो अकोमोडेट हो जाए, रह जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के न्यूनतम क्षेत्रफल का निर्धारण किया जाता है। बात कर लेते हैं स्टेयर केस का। स्टेयर केस का मतलब है सीढ़ियाँ। सीढ़ियों में 3-4 चीज़ें हैं जिसका अच्छे से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मिनिमम विड्थ 0.75 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक होनी चाहिए। देखिए अगर भवन को इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2, 3, 4 है तो हम 0.75 मीटर विड्थ यानी चौड़ाई, सीढ़ी की चौड़ाई, मैं अगर सीढ़ी की चौड़ाई से बात कर रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये जो चौड़ाई है ये आपका 0.75 से 1.20 मीटर तक होना चाहिए। ये आपका राइज़र हो जाता है। अभी राइज़र के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 15 सेंटीमीटर से आपका 19 सेंटीमीटर तक का निर्धारण है। अब आप देखिए अमूमन जो रिहायशी भवन में हम 15 से 17 के बीच में ही रख लेते हैं। 19 कोशिश करते हैं कि न रखना पड़े, लेकिन ठीक है 19 तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। राइज़र की ऊंचाई, राइज़र का मतलब क्या है कि जितनी ऊंचाई आप चढ़ते हैं। बात आती है विड्थ ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या है? ट्रेड्स का मतलब ये है कि जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो आपके पैर जिस जगह पे पड़ते हैं उसको ट्रेड्स बोलते हैं। आपने स्टेयर केस वाले सेक्शन में इसको डिटेल में पढ़ा है, समझा है। तो ट्रेड्स की जो चौड़ाई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और हाइट ऑफ हैंड रेल, ये रेलिंग जो आपके सीढ़ियों के बगल में होती है, जो आपको एक मानसिक सुरक्षा प्रदान मतलब शारीरिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा भी प्रदान करती है कि आप सीढ़ी से गिरे नहीं।
उसके अलावा वो आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ भी बनाती है कि आप सीढ़ी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने में आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 80 सेंटीमीटर तक निर्धारित किया गया है। तो राइज़र और ट्रेड्स के बारे में आप चर्चा कर लिए। एक बार मैं चित्र के माध्यम से आपको राइज़र और ट्रेड्स बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, अगर आप सीढ़ी को साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये वाला जो है इसको हम राइज़र बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई आपके पास जो मौजूद है वो राइज़र की 15 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर तक है। और यह जो हिस्सा है इसको हम ट्रेड्स बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक है। अब बात आती है विड्थ की। तो देखिए, यह सीढ़ी इस तरीके से होती है, चौड़ी यहाँ पर कहीं ऐसे होगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इस तरीके से होगी। तो जो विड्थ की बात हम करते हैं वो ये विड्थ है। ये विड्थ कितनी है? ये 0.75 मीटर से लेकर के 1.20 मीटर तक हो सकती है। तो ये आपने सीढ़ियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली। अब कुछ इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसीज यानी कुछ ऐसे भवनों के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं जो आपके औद्योगिक रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, साइज ऑफ वर्क रूम, औद्योगिक कार्य कहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे वर्क रूम होगा, वर्क स्टेशंस होगा। तो उसका स्वरूप क्या होगा वो ध्यान में रखने वाली बात है। कोई भी जो आपका वर्क स्टेशन है, वर्क रूम है, उसका 3.4 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए। हाइट 2.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ऑफिस है, कैंटीन वगैरह है तो उसका हाइट 3 मीटर तक हो सकता है। स्टोर रूम या टॉयलेट है तो 2.4 मीटर तक हो सकता है। देखिए, वही जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि टॉयलेट और नॉर्मल ऑफिस की ऊंचाई में थोड़ा डिस्टेंस या डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस रखा जाता है। उससे कई सारी सुविधाएं होती हैं। एक तो उतना ज़्यादा बड़ा एरिया का हमें आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे ये है कि वहाँ पे पैन सीट को आसानी से अकोमोडेट किया जा सकता है, ये हमें सुविधा मिल जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कि रैट प्रूफिंग, चूहों से बचाव की प्रॉपर व्यवस्था किया जाना चाहिए। उसके बारे में भरपूर विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार हम चूहों को अंदर आने से रोकें, क्योंकि अगर चूहे अंदर आते हैं तो वो गंदगी भी फैलाते हैं और साथ ही साथ आपके जो भी काम हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी फाइलें हैं, उनके साथ वो नुकसान कर सकते हैं, उनके साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। अब कुछ सैनिटेशन रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसीज़ है, जो औद्योगिक विकास के कार्य हो रहे हैं, औद्योगिक क्रियाकलाप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहाँ पर सैनिटेशंस यानी कि स्वच्छता और कह लीजिए टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक वाटर क्लोजेट का मतलब होता है टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट ये कमोड हो सकता है या पैन टाइप हो सकता है। इसका जो प्रावधान है कि अगर 50 आदमी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मेल काम कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम एक टॉयलेट सीट बनानी चाहिए। अगर 50 फीमेल काम कर रही हैं तो मिनिमम 2 वाटर क्लोजेट या टॉयलेट सीट का प्रावधान किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर 100 मेल आपके यहाँ काम कर रहे हैं उस औद्योगिक यूनिट में, तो वहाँ पर कम से कम एक यूरिनल क्या होता है, ये पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मूत्राशय में लगा होता है, पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 100 आदमियों के लिए न्यूनतम एक होना चाहिए। पानी पीने का फाउंटेन, ये फाउंटेन हमारे यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस में कम है, भारतीय परिवेश में कम है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं वाटर कूलर के आउटलेट यूनिट से। फाउंटेन वो होता है जिसमें नीचे बेसिन लगा होता है, एक बटन पुश करते हैं तो उससे कुछ इस तरीके से पानी बहुत स्लोली गिरता है। हम यहाँ से सीधे अपने मुंह से सक कर सकते हैं पानी। यहाँ पे ये बेसिन नीचे लगी होती है, तो ये तो वाटर फाउंटेन हो गया। बट आप इसको समझ सकते हैं कि वाटर कूलर के टैप कितने होने चाहिए। तो अगर 100 व्यक्ति इस्तेमाल करने वाले हैं उस जगह पे, तो कम से कम एक ड्रिंकिंग यूनिट होनी चाहिए। और वॉशिंग फैसिलिटीज़ जिसमें हाथ और धुल सकें। अगर 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं आपके औद्योगिक यूनिट में, तो कम से कम एक वॉशिंग यूनिट या वॉश बेसिन बड़ी साइज़ की लगी होनी अनिवार्य है। वहीं
स्टेशंस मैंने थोड़े संक्षेप में लिखना चाहा है। स्टेशन से आप ये समझे कि एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो वॉश बेसिन्स होनी चाहिए। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यानी इसमें घरेलू उड़ानें ही, मतलब दिल्ली से मुंबई, कलकत्ता, ये आसपास मतलब हिंदुस्तान के अंदर ही फ़्लाइट एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही हैं, तो वहाँ पे न्यूनतम 2 होना चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल्स। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे वॉश बेसिन न्यूनतम 2 होना चाहिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो 100 व्यक्तियों पर कम से कम 10 हमारे पास वॉश बेसिन का प्रावधान किया होना चाहिए। वहीं शावर स्टॉल का मतलब क्या है कि नहाने की व्यवस्था। तो यहाँ पे 4 स्टॉल होने चाहिए फीमेल और मेल्स के लिए। लाउंज क्या होता है, ये कई बार पेड होता है, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लाउंज वो जगह है जहाँ पे अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मसलन आपको यहाँ से चेन्नई जाना है तो आप लखनऊ से उड़े, आप दिल्ली गए, दिल्ली से फिर चेन्नई गए, तो जब आप दिल्ली लैंड किए तो हो सकता है कि 3 घंटे बाद आपकी दूसरी फ़्लाइट है जो चेन्नई जा रही हो, तो वहाँ पर जो ट्रांजिशन समय है उसको आप लाउंज में गुजारते हो, जो पेड या कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। तो लाउंज के अंदर कम से कम 4 स्टॉल होने चाहिए फीमेल और मेल्स के लिए। वहीं कॉन्कोर्स के लिए, मतलब अगर आप लाउंज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लाउंज में नहीं जा पा रहे हैं, तो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए भी 4 स्टॉल होने चाहिए शावर के। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस के रिक्वायरमेंट हैं। अगर वो देखें, इंस्टीट्यूशंस का मतलब है आपका कह लीजिए आपका स्कूल, कॉलेज और बाकी सारी चीज़ें। ओपन स्पेस 75 स्क्वायर मीटर होने चाहिए, जैसे फ्रंट यार्ड में 7.5 स्क्वायर मीटर, साइड यार्ड्स में 8 स्क्वायर मीटर, सॉरी मीटर्स में, ये मैं अपने आप को ठीक करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स नहीं, मीटर्स में विड्थ है। और रियर यार्ड में 7.5 मीटर्स का होना चाहिए। हैबिटेबल रूम यानी कि जो इस्तेमाल करने वाले कमरे हैं उनका एरिया, क्षेत्रफल न्यूनतम 9.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और विड्थ 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किचन और रिकॉर्ड रूम का विड्थ आपका 2.4 मीटर, हाइट 2.4 मीटर, कॉरिडोर और वरांडा आपका 1.5 मीटर का होना चाहिए। सर्कुलेशन एरिया लगभग 12%। फायर प्रोटेक्शन के लिए अगर 600 से ज़्यादा लोग आपका वो भवन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 2 सेपरेट एग्ज़िट का व्यवस्था होना चाहिए। कमर्शियल ऑक्यूपेंसीज़ में दुकानों का जो साइज़ होना चाहिए वो 15 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए और विड्थ 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वहीं वाटर क्लोजेट की बात करें तो 25 व्यक्तियों पर एक कम से कम वाटर क्लोजेट होना चाहिए, 100 व्यक्तियों पे एक पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, 100 व्यक्तियों पे एक वॉश बेसिन होना चाहिए, 7 से 20 लोगों के लिए एक यूरिनल और इसी तरीके से 200 लोगों पे कम से कम 3% आपके पास यूरिनल होना चाहिए। और क्लीनर सेल कम से कम एक हर फ्लोर पे होना चाहिए जिस पे आप आसानी से